स्टूडेंट मैं एमएसआर और आप सभी को फिर से एक बार नए वीडियो के साथ एमएसआर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट सभी को पता है कि हम लोगों का मॉडल सेट जारी हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग एकदम सहज सरल भाषा में आप लोगों को आंसर देंगे मॉडल पेपर क्लास 10 का जो है विज्ञान सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट का विज्ञान सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव है, इसके पहले ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर आप इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, आपका पूरा आंसर पूरा सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज सब्जेक्टिव जो दिया गया है उसका एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में, सहज भाषा में हम लोग जानेंगे उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है मॉडल पेपर क्लास 10 का विज्ञान सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव जो 40 मार्क का एग्जाम होगा उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है उसका किन्हीं दो विशेषता, दो गुण को आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण। इस प्रकार लिख के अंडरलाइन कर देंगे, बहुत अच्छा से हाईलाइट करके हम लोग लिखेंगे ताकि हम लोग का नंबर अच्छा मिले। सीधा दो गुण लिखने नहीं जाएंगे, पहले लिख देंगे दो गुण इस प्रकार। इसके बाद एक और दो पॉइंट लगाएंगे इस प्रकार और लिखने स्टार्ट करेंगे कि 1 नंबर गुण ऐसा लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद यानी काटता नहीं है, कभी एक दूसरे को टच नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो उत्तर ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि चुंबक का दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उसका जो क्षेत्र रेखा है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग दो विशेषता, दो गुण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का बता देंगे बहुत आसान भाषा में। हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार दिया गया है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। आपको एक आरेख खींचना है प्रतिबिंब का, वो स्वच्छ आरेख खींचना है जिसमें एक आपका अवतल दर्पण लेना है और वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। यानी वक्रता केंद्र पर रखकर एक आरेख खींचना है, स्वच्छ आरेख खींचना है अवतल दर्पण में। क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसको आंसर देने के लिए तो आप एक प्रकार एक अवतल दर्पण लेंगे। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का अपोजिट होता है अवतल दर्पण। इस प्रकार हम लोग ले लेंगे, फिर हम लोग इस प्रकार आरेख खींचेंगे। यहाँ जो है ये वस्तु है ए और बी, ये इसका जो किरण इधर जाता है और वापस लौट के इस प्रकार आ जाता है और प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बन जाता है और केंद्र पर ही बनता है। तो आपको इस प्रकार आरेख खींच देना है और नीचे आंसर आप लोगों को लिख देना है इस प्रकार की स्थिति जो है वो सी पर यानी केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। वास्तविक होगा ये प्रतिबिंब लेकिन क्या होगा, उल्टा होगा। ये सीधा है, ये उल्टा हो गया। और प्रतिबिंब का साइज जो है इसके समान ही होगा, यानी वस्तु के समान ही होगा इसका प्रतिबिंब का साइज। तो ये प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है उससे दिया जाता है। इस प्रकार एक आरेख खींचने के लिए आपको आएगा ही। तो इसके लिए 6-7 कंडीशन है, आप लोग जरूर उसको देख लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ऑक्साइड जो हम जानते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो हम लोग पढ़े थे उस किसे कहते हैं, उदाहरण देना है आपको। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आंसर कि धातुओं के ऑक्साइड जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब ऐसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे जिंक ऑक्साइड, इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये Al2O3 है, ये Al2O3। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे दो उदाहरण। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्तन नियम क्या है। आधुनिक जो आवर्तन नियम है ये आवर्त तत्व का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर नंबर 5 से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि तत्व आधुनिक आवर्त जो है उसका नियम क्या है। तो इस तरह का हम लोग आंसर लिख लेंगे कि इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म जो है उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन है। हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्तन जो नियम है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो यही है इसका आंसर। इस प्रकार आसान भाषा में इसको लिख लेंगे। 5 नंबर क्या है कि पित्त का कार्य क्या है। ये क्या है, जय प्रकरण चैप्टर से दिया गया है जो हम लोग पोषण पढ़े थे उससे। यह है पित्त का कार्य। पित्त का कार्य इस प्रकार हम लोग हेडलाइन
अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन जरूर करेंगे इसको, ताकि स्पष्ट नजर आए, जो परीक्षा को उत्तर पुस्तिका जांचेंगे उसको स्पष्ट नजर आए। तो पित्त का कार्य लिख कर अंडरलाइन करके इस प्रकार लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देंगे इस प्रकार कि भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। ये पित्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको अम्लीय माध्यम को जो है वो क्षारीय बनाता है। 2 है क्या कि लाइपेज एंजाइम, जो एक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं हमारे पाचन क्रिया में भाग लेता है, उसे सक्रिय करता है। कौन? ये पित्त। तो पित्त का 2 कार्य भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाना और लाइप एंजाइम को एक्टिव करना यानी सक्रिय करना। तो ये हो गया 5 नंबर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। जो पोषी स्तर होता है, खाद्य श्रृंखला होता है, खाद्य जाल होता है, हम लोग पढ़े हैं। ये हमारे पर्यावरण से दिया गया क्वेश्चन है और इसके उदाहरण के रूप में आपको व्यक्त करना है कि किस प्रकार खाद्य श्रृंखला को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले उत्तर खाद्य श्रृंखला का परिभाषा लिख लेंगे इस प्रकार कि परितंत्र में हर एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहती है तथा आपस में एक श्रृंखला, एक चेन बनाती है और इसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। उदाहरण इस प्रकार देंगे, जैसे श्रृंखला को समझ में आ जाएगा। देखिए घास जो है ये उत्पादक है, इसको हिरण खा लिया शाकाहारी और इस पर इसे मांसाहारी खा लिया भाग। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, ये से हम खाद्य श्रृंखला कहेंगे कि एक के बाद एक जो है जंतु या प्राणी एक के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद यह घास, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। घास को क्या कीट खाया, कोई छोटा कीट खाया, उस कीट को मेढक खा लिया, फिर उसको सांप खा लिया, फिर बाज खा लिया। इस प्रकार एक पोषी स्तर जो है आपस में क्या है श्रृंखला बनाता है, एक चेन बनाता है, जिसे आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आंसर लिखेंगे परिभाषा के साथ उदाहरण देके। इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन विधि को लिखे। हम लोग जानते हैं जनन का 2 विधि होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हम लोग सब पढ़े थे। इसमें जो दिया गया है एक स्पष्ट एक दे दिया आपको कि हाइड्रा जो है और राइजोपास है, इसमें किस प्रकार के जनन होता है वह पूछा गया है। तो उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि हाइड्रा में जो होता है उसमें मुकुलन जनन होता है। कौन सा जनन होता है? मुकुलन जनन, जो एक प्रकार का क्या है अलैंगिक जनन होता है। नर मादा की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा में ये मुकुल होता है, ये समय के अनुसार ये छूट जाता है, टूट जाता है, नए जीव का निर्माण करता है। उस प्रकार एक मुकुलन जनन कहा गया है। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो हाइड्रा में पाया जाता है, ईस्ट में भी होता है। इसके बाद यहाँ राइजोपास में दिया गया है कि कौन सा जनन होता है, इसमें बीजाणु जनन होता है। ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है क्वेश्चन नंबर 8 में कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का आपका परिभाषा लिखना है। इस दोष क्या कारण है, इस दोष जो होता है इस किस कारण होता है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहले निकट दृष्टि दोष का आपको परिभाषा लिखना है, इस दोष का कारण लिखना है और इस दोष से बचने का या सुधारने का लेंस का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रकार उत्तर। पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष इस प्रकार हाईलाइट कर लेंगे, फिर लिखेंगे कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है? मतलब कुछ ऐसा दोष जो आंखों में होता है कि वो निकट का यानी पास का बगल का चीज को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो ये निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको उल्टा लगेगा लेकिन यही है। अब कारण क्या है निकट दृष्टि दोष का, तो 2 कारण लिखेंगे हम लोग। एक लिखेंगे नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, दूसरा लिखेंगे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो ये 2 कारण हम लोग दे देंगे कारण में निकट दृष्टि दोष का। अब इसका संशोधन यानी निवारण का या इसको कैसे बचेंगे, किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, ये क्या आपको नजर आ रहा है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बस यही हम लोग आंसर लिख लेंगे। इसमें 3 मार्क्स मिल जाएगा आराम से, कोई नंबर कटिंग नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है और वो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी
ये किसी अवतल दर्पण, ध्यान रखें अवतल दर्पण बोला गया है कि सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब कोई वस्तु जो है वो 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है, यानी आपको स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बाद आपको प्रकृति बताना है कि कैसा बनेगा और उसका साइज क्या होगा, तो इसमें बनाना है। तो बहुत आसान है, चलिए हम लोग आसान तरीके से इसका आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। आंसर इस प्रकार हम लोग आराम से लिख लेंगे। देखिए बीम की ऊंचाई पहले क्या क्या दिया है लिख लेंगे। बीम की ऊंचाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और बीम की दूरी जो दिया है वो 27 सेंटीमीटर है। अब आप बताइएगा कि माइनस क्यों लगाए, क्योंकि अवतल है और अवतल में माइनस होगा ही। इसके अतिरिक्त आप हमेशा याद रखिएगा, अगर बीम यानी यू का मान हमेशा चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा माइनस होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी जो है एफ ये -18 दिया गया है क्योंकि अवतल के बारे में कहा गया है। और एफ और भी का मान आप ध्यान रखिएगा कि उत्तल है या अवतल है, और यू का मान हमेशा माइनस में ही होगा। अवतल में एफ और भी जो होगा वो माइनस होगा, अगर ये उत्तल होगा तो एफ और भी प्लस में रहेगा, लेकिन यू हमेशा माइनस में होगा। ज्ञात करना है हमें, क्या क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के आधार पर कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है यानी v का मान, फिर प्रतिबिंब का साइज यानी h1 का मान, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार हम लोग आराम से करेंगे। हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र, ये होता है दर्पण सूत्र। अगर यहाँ प्लस ना होकर माइनस होता है तो यह हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है क्या हम लोगों का, ये हो जाता है लेंस का सूत्र। अभी हम लोग दर्पण का सूत्र पे चल रहे हैं। चलिए तो ये हो गया हम लोग का दर्पण सूत्र। आगे बढ़ते हैं, अब मान पुट कर देंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये f का मान कितना है -18 है, यहाँ जो लिख चुका है ऊपर। फिर v लिख दिए, v का मान हमें ज्ञात करना है और प्लस दे के 1/u, u का मान -27 है, यह हम आराम से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर यहाँ प्लस और माइनस जो है यहाँ माइनस कर दिए, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, जो समीकरण के हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। v को हम लोग इधर कर लिए और 1/18 को इधर कर दिए तो इधर प्लस हो जाता, लेकिन हम चूंकि 1/v का मान माइनस नहीं देके प्लस में कर दिए हैं, यानी सिग्नल का परिवर्तन किए हैं, तो सभी का सिग्नल में परिवर्तन कर दिए हैं। अब आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद ये आ जाएगा, इसको 27 और 18 का लॉस जो एलसीएम होता है वो 54 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में फाइनली v का मान जो है -54 हो जाएगा। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आया तो हम बोर्ड में आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर आप बोलिएगा तो हम ज़रूर आपको बोर्ड में बता देंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको आप बोलिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, हम जरूर इसका एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो v का मान क्या निकल गया 54, यानी प्रतिबिंब का जो दूरी है वो 54 सेंटीमीटर है। फिर हम लोग इसका साइज ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं, चूंकि m बराबर साइज ज्ञात करने के लिए हम सूत्र जानते हैं -v/u और इस बराबर होता है h1/h। मान पुट कर देंगे, v का मान -54 है क्योंकि माइनस पहले से सूत्रों में भी है तो 2 माइनस हो जा रहा है, और नीचे u का मान -27 पुट कर देंगे, h1 लिख देंगे ऊपर, नीचे h यानी साइज जो है 7 था। ठीक है बीम का। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 27 से 2 कट गया, 27 से 54 कट गया, 27 दूना 54, माइनस माइनस उधर प्लस हो गया और एक माइनस रह जाता है, यानी इसका सॉल्व करने से h1 जो है प्रतिबिंब का जो साइज बनता है 14 सेंटीमीटर बनता है, ये हम लोग लिख देंगे। और प्रतिबिंब का आपको प्रकृति पूछा गया था तो हम लोग जानते हैं कि ये होगा वास्तविक और उल्टा, चूँकि अवतल दर्पण है। इस प्रकार हम लोग आराम से इसका हल निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कैसे, ये उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। क्या होता है, हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण चैप्टर में पढ़ चुके थे कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जुड़ता है अभिकारक और इसमें अभिकारक टूटता है वियोजन अभिक्रिया में। तो ये लिख देना है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में
एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये इसका उल्टा है, विपरीत है। उदाहरण देकर समझा दीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो चूना जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। मतलब इसमें क्या होता है, दो तत्व जुड़ता है। जबकि वियोजन अभिक्रिया में देखिए एक जो उत्पाद है ये टूट गया। तो इस प्रकार यहाँ शादी और यहाँ तलाक हम बताए थे आपको, तो यही होता है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट विपरीत अभिक्रिया होता है। इस प्रकार हम लोग आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी और उसे आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया। मतलब मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया था उसमें क्या क्या कमियां थी और उसे फिर आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया है कैसे उसका भरपाई हुआ, यानी उसके सारणी में किस प्रकार दूर किया गया, उसमें जो कमियां था। तो इस प्रकार हम लोग आंसर लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित कमियां थी। क्या क्या कमियां थी? नंबर ए, उसमें हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया। मतलब मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया। बी नंबर, इसमें समस्थानिक का कोई स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक जो था कुछ तत्वों का, उसमें मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त इसमें आक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं है। मतलब आक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस जो होता है, जो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, इस सब गैसों का कोई सही स्थान नहीं दिया गया। लेकिन फिर आधुनिक आवर्त सारणी लेकर आया गया जो मेंडलीव के आवर्त सारणी के विविध विसंगतियों को निम्न प्रकार दूर किया गया। कैसे दूर किया गया? ये नंबर कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त बी नंबर, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों में समस्थानिक को स्थान दिया गया है। सी नंबर, मेंडलीव के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का 18वें वर्ग में रखा गया है। इस प्रकार जो विसंगतियां था, जो कमियां थी मेंडलीव के आवर्त सारणी में, वह आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा पूरा किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 12 में ये पूछ रहा है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने का क्या कारण है। कार्बन जो है इतना अधिक चेन बनाता है, श्रृंखला बनाता है, कैसे, क्या गुण है? तो इस शॉर्टकट में आंसर इस प्रकार हम लोग लिख के छोड़ देंगे कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण वो 4 अन्य तत्वों से जुड़कर आसानी से आबंध बना सकता है। कार्बन के इसी गुणों के कारण कार्बन के इतने अधिक यौगिक होते हैं। एकदम सिंपल सा लिखे हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त उसे नंबर 13 में ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। ये हम लोगों का जो वहन पढ़े थे हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर में, उससे दिया गया है। आपको समझाना है कि दोहरा परिसंचरण क्या है। तो पहले हम लोग दोहरा परिसंचरण का क्या कर लेंगे, एक अच्छा सा परिभाषा दे देंगे। क्या लिखेंगे कि मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने के लिए इसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कैसे, आप समझा देंगे हम लोग कि शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो रक्त में आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें 2 बार जो है हार्ट इसमें काम करता है, एक बार शुद्ध रक्त, एक बार अशुद्ध रक्त। तो इस प्रकार का जो चक्र बनता है ये परिसंचरण कहता है। डबल होता है, 2 बार होता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर में कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा है कि ऊर्जा का जो स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा जो होता है उसका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। उत्तर इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से करते हैं। किस प्रकार? जिसमें से प्रमुख है सौर पैनल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सौर पैनल जो होता है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर पैनल बहुत सारी और सेलों का समूह होता है। सौर पैनल क्या होता है? ये बहुत सारी सौर सेलों का समूह होता है। सौर पैनल पर्यावरण का नुकसान बनाए बिना बिजली उत्पन्न करती है। इससे क्या है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। यानी हम लोग जो सोलर बोलते हैं वो सौर पैनल जो होता है वो सौर सेलों के सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल का रखरखाव
सस्ता है, इसीलिए आजकल सौर पैनल का उपयोग बहुतायत मात्रा में करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि इस प्रकार हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं विद्युत बनाने के लिए। इसके अलावा सौर कुकर के रूप में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन सी, जो 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है, जिसका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग इस प्रकार करेंगे आसान विधि से। क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, इसमें ये पूछा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किन कारकों पर चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। और बी नंबर में एक मैथ दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि किसी प्रतिरोध अगर है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, तो ये 3 प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 11 ओम और एक बार हो जाएगा 1 ओम। तो चलिए इस प्रकार हम लोग इसका आसान विधि से हल करेंगे, समाधान करेंगे, सोल्यूशन समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। क्या क्या कारक पर निर्भर करता है? नंबर 1, तार की लंबाई पर। अगर तार बहुत ज़्यादा लंबाई है तो प्रतिरोध लंबा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ज़्यादा लंबाई तार है मतलब बहुत दूर तक विद्युत को जाना है तो प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होगा। तार लंबा तो प्रतिरोध भी लंबा, यानी प्रतिरोध भी ज़्यादा। ठीक। नंबर 2, ठीक उसका उल्टा, चालक का अगर अनुप्रस्थ काट जो उसका मोटाई होता है, अगर उसका क्षेत्रफल जो अगर किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। अगर चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर अधिक है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके लिए एक वीडियो बनाए थे आपको समझाने के लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको देखिए, अच्छे से समझ जाइएगा कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से किस प्रकार प्रतिरोध घट जाता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से किस प्रकार प्रतिरोध बढ़ जाता है, जान गए। नंबर 3 है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है उस चालक के पदार्थ की प्रकृति, अगर चालक अगर लोहा है, चालक अगर एल्यूमिनियम है, चालक अगर तांबा है, तो उस पर भी निर्भर करता है कि प्रकृति उसका कैसा है। अब आते हैं न्यूमेरिकल, जो बी नंबर में दिया गया था कि हम 3 ओम दिया गया था, 3 प्रतिरोध दिया गया था और उसका मान दिया गया था, और फिर पूछा गया था कि उसका तुल्य प्रतिरोध 11 ओम कैसे होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा। 11 ओम प्राप्त करने के लिए 2 ओम 3 ओम और 6 ओम जो है उसको किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका मान को पुट कर देंगे तो 11 ओम हो जाएगा, यानी इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और फिर 1 ओम अगर प्राप्त करना है तो 1 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में, दोनों सेम है, उनमें जोड़ना है। तो इस प्रकार इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, व्यंजक होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान पुट कर देंगे, सोल्यूशन करेंगे, लॉसा निकालेंगे, 2 3 6 का तो 12, और इसका समाधान करेंगे। इस प्रकार सोल्यूशन करेंगे तो 12 कट जाएगा और अंत में जो प्रतिरोध का मान आएगा वो 1 आएगा। यानी पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1 ओम प्राप्त करने के लिए, और 11 ओम प्राप्त करने के लिए हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो इस प्रकार आसान विधि से इसको हम हल करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया है कि जो विद्युत जनित्र होता है, जिसे अभी डायनेमो कहा गया है, एक देखिए डायनेमो और विद्युत जनित्र ये सेम होता है, एक ही होता है। तो चलिए उसका पूरा हम लोग वो क्या होता है, किस सिद्धांत पर करता है, उसका संरचना कैसे होता है, पूरा जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको सही आंसर लिखना है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत लंबा आंसर होगा। जितना संभव हम शॉर्ट किए हैं, अभी एग्जाम के टाइम कम है, हम लोग थोड़ा सा सिर्फ आंसर पर फोकस किए हैं। समय मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बोर्ड में आप लोगों को समझा देंगे। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार लिखेंगे विद्युत जनरेटर, एक लिख लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे और लिखेंगे इसका परिभाषा। विद्युत जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। बस इतना ही लिखना है आपको कि विद्युत जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस इसके बाद आ जाएंगे हम लोग सिद्धांत में। सिद्धांत क्या है? विद्युत जनरेटर
मुख्य रूप से फैराडे का सिद्धांत पर कार्य करता है। बस इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फैराडे का सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे अगर समय मिलेगा तो। क्या है? अर्थात चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये कौन कहा? ये फैराडे का सिद्धांत के अनुसार कहा जा रहा है। और यदि परिपथ पूर्ण होता है, यानी सब कुछ अगर पूर्ण होता है तो धारा प्रवाह होने लगता है। तो इस प्रकार हम लोग विद्युत जनरेटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी फैराडे का सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फैराडे का सिद्धांत इस प्रकार है। आप लोग इसका आंसर इस प्रकार यहाँ से भी लिख कर छोड़ सकते हैं कि विद्युत जनरेटर मुख्य रूप से फैराडे का सिद्धांत पर कार्य करता है। आप आ जाते हैं निर्माण में। क्या है? निर्माण यानी इसका संरचना के बारे में कहा जा रहा है। तो संरचना क्या है, हम लोग थोड़ा सा संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। संरचना में हम लोग सबसे पहले एक प्यारा सा फिगर दे देंगे। ये है एक चुंबक दंड, इसमें 2 चुंबक दंड लगा हुआ है, और ABCD एक कुंडली लगा हुआ है, और ये हुआ ब्रूस। ये क्या है? ब्रूस है। 2 ब्रूस लगा रहता है, और ये होता है बलाई, जिसे रिंग कहा जाता है। इस प्रकार का हम लोग इसमें एक चालक तार लगा होता है, और ये होता है गैल्वानोमीटर, जो ये सूचित करता है कि इसमें विद्युत जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये सूचित करता है। तो ये गैल्वानोमीटर है। तो इस प्रकार हम लोग एक प्यारा सा फिगर विद्युत जनरेटर का दे देंगे। इसके बाद हम लोग इसका वर्णन अपने भाषा में लिख लेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? फिगर को फॉलो करके इस प्रकार लिख लेंगे कि विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है। कभी हम लोग फिगर द्वारा आपको बोर्ड में समझा देंगे। अभी आंसर तो लिख लीजिए। जिसे किसी स्थायी चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा जाता है। ठीक है। इस कुंडली के 2 सिरों में 2 वलय R1 और R2, 2 वलय का नाम दिया गया है, R1 और R2 से संयोजित होते हैं। इन दोनों वलयों का भीतरी भाग विद्युत रोधी होता है, मतलब इससे विद्युत प्रवाह नहीं होता है। 2 स्थिर चालक ब्रूस B1 और B2 दिया गया है को पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 और R2 में दबा कर रखा जाता है, ताकि वो स्लिप रिंग कहा जाता है, क्योंकि उसको टच करके वो घूमते रहे। दोनों वलयों R1 तथा R2 भीतर से दूरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसके दूरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। इसको बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रूसों के बाहर सिरे बाहरी परिपथ से विद्युत धारा के प्रभाव को दर्शाने के लिए गैल्वानोमीटर, क्या गैल्वानोमीटर से संयोजित होते हैं, यानी गैल्वानोमीटर लगाया जाता है। इसमें दर्शाने के लिए लिखिएगा। तो इस प्रकार हम लोग विद्युत जनरेटर का संरचना लिख लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कार्य प्रणाली के बारे में। क्या लिखेंगे आप? कार्य प्रणाली, मतलब ये किस प्रकार कार्य करता है। तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कार्य प्रणाली। लिखेंगे जब 2 वलयों से जुड़ी दूरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली AB, 2 कुंडली था AB और CD, AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा। जब कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश से प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हम लोग फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी दाहिना हस्त नियम जो पढ़े थे उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक और चर्चा करेंगे अगर समय मिलेगा तो फिर बाद में। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जाम के हिसाब से सेंसर पर फोकस कर रहे हैं और समय के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। इसीलिए अभी आंसर को आप लिख लीजिए और बार बार लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपना बेझिझक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और शेयर करना मत भूलिएगा, किसी का फायदा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि सेक्शन C में एक आसान सवाल दे दिया है कि आपको निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। ये 5 में 5 आपका आ जाएगा आराम से और बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए देखिएगा कि हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में यही पढ़े थे कि अगर एरो जो है, ये एरो जो है और दाएं और तत्वों में उपस्थित संख्या अगर बराबर है तो क्या है,
उपस्थित तत्वों की संख्या अगर बराबर है तो ये संतुलित है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है सभी असंतुलित है, मतलब बराबर नहीं है। आपको संतुलित करने के लिए दिया गया है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सवाल है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सीधे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। पहले इधर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का सामने 2 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन बराबर हो गया बाएं और दाएं ओर। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन चूंकि पहले से 3 था तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो मुझे भी इधर 6 कर देना है। तो मुझे यहाँ आराम से कितना बैठा देना है, 3 बैठा देना है। तो 3 दूना 6 हो गया। आप देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ओर बराबर हो गया, मतलब मेरा समीकरण जो है ये संतुलित हो गया। बी नंबर देख लेते हैं। यहाँ Fe और यहाँ जल यानी जो आयरन है जल के साथ अभिक्रिया किया और ये बन गया जंग, और इधर क्या है, हाइड्रोजन। तो Fe3O4 जो है, यहाँ चूंकि Fe3 है तो हम लोग यहाँ पहले 3 लगा देते हैं, तो हो गया Fe जो है आयरन जो है 3 हो गया। अब क्या देख लेंगे कि ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 है। तो हम यहाँ ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम तो ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं बैठ सकते, तो सीधा मुझे बैठाना है यहाँ 4 बैठा दिए। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या हो गया बाएं और 8। इधर हम लोग कर देंगे यहाँ 4, तो 4:2 हो गया, तो इधर हो गया पूरा बराबर। आप लोगों को क्लियर अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बोर्ड में समझा देंगे। उम्मीद है कि इसी से ही आप समझ पाइएगा। तो इस प्रकार मेरा ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिए ये 3 नंबर NaCl यानी इधर सोडियम 1, इधर भी सोडियम 1 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ भी Cl 1 है, यहाँ Ag यानी सिल्वर 1 है, यहाँ भी सिल्वर क्या है, 1 है। अब यहाँ है NO3, इधर भी NO3। मतलब ये जो समीकरण है ये एकदम उठा दिया है, आपका जो पासपोर्ट किताब है वर्मा का, सीधा वहीं से उठा दिया। ये समीकरण क्या है, संतुलित है। इसे संतुलित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख दीजिएगा समीकरण संतुलित है। इसके बाद डी नंबर में आते हैं। डी नंबर में यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है दाईं ओर। तो पहले हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया। लेकिन क्लोरीन का संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन की संख्या 2 है, मतलब 2 लगाने से मेरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बहुत आसान है। अब ई नंबर देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, लेकिन यहाँ क्लोरीन की संख्या जो है 2 है। तो इसे यहाँ हमें क्लोरीन की संख्या 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ H के आगे 2 लगा देंगे, तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अब चूंकि यहाँ अब क्या है, हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन क्या है, 2 हुआ, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। तो कितना आसान सा सवाल दिया था ये 5 नंबर के लिए संतुलित समीकरण करने के लिए। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको हल करके 5 नंबर एकदम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र का नामांकित आपको चित्र बनाना है, एक वीडियो में हम बना चुके हैं, उसको आपको दिखा देते हैं। चलिए आराम से देख लीजिए कि मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र हम किस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से एक चित्र बना के अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारों, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारों, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारों, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। और कैसे थक के बैठ जाऊं। लास्ट क्वेश्चन जिसमें यह पूछा गया है कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी 6 डिटरमिनेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसके आंसर को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग नॉलेज ले लेते हैं कि 6 डिटरमिनेंट होता क्या है। कोई भी इंसान जो है, कोई भी मनुष्य जो है वो 23 जोड़ा यानी 46 क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, या हम लोग जानते हैं यानी गुणसूत्र होता है। तो 46 यानी
जो नर हो या मादा हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। ध्यान से याद सुनिएगा। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, जाहिर सी बात है। अब ये जो 46 है तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि नर और मादा के द्वारा जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, बच्चों का उत्पत्ति होता है, जो नर या मादा के रूप में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो क्या है, इसमें कितना क्रोमोसोम होता है, इसमें भी 46 ही होगा। कैसे होता है देखिए ध्यान से, हर इंसान भी, हर मनुष्य में 46 जो होता है क्रोमोसोम होता है। क्लियर, याद रखिएगा। इस 46 जो है दो भागों में डिवाइड है, एक 44 और दूसरे भाग होता है 2। इस 44 जो क्रोमोसोम होता है इसे कहा जाता है ऑटोसोम। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। और ये जो होता है ये होता है एलोसोम। क्या होता है, एलोसोम। तो दो प्रकार के क्रोमोसोम होता है। इस एलोसोम दो क्रोमोसोम को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लिंग गुणसूत्र। सेम टू सेम इधर भी होगा, 46 को 44 जो ऑटोसोम होगा और प्लस 2 क्या होगा, एलोसोम होगा। सेक्स डिटरमिनेशन में भाग लेता है ये दो, इधर का 2 और इधर का 2 भाग लेता है। और इधर ऑटोसोम जो होता है वो चाहे नर में हो या मादा में हो वो सेम रहता है। वो क्या करता है, बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसलिए देखिएगा जो फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, आंख है, नाक है, हाथ पैर सब क्या है, सेम टू सेम है। वो इसका फेफड़ा उसका नर का, मादा में मादा का, नर में किसी भी ऑर्गन को हम लोग लगा लेते हैं। सही है। तो क्या है, वो 44 वाला बात है कि वो 44 बॉडी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये दो जो होता है एलोसोम, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जो कहा जाता है लिंग का निर्धारण करता है कि वो नर या मादा का जो फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, तो ये दो क्रोमोसोम करता है जिसे एलोसोम कहा जाता है। इसलिए देखिएगा कि लड़का कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो मादा में जो कुछ ऑर्गन होता है वो नर में नहीं पाया जाता है। दाढ़ी मूंछ निकालता है नर में, ये दो का ही कंडीशन है, दो का ही फंडा है। उधर महिलाओं में होता है ब्रेस्ट पे, वो बहुत कुछ जो फंडा होता है वो सब क्या है, ये दो जो कंडीशन है दो क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। अब आ जाता है लड़का या लड़की का जो फॉर्मेशन होता है, सेक्स डिटरमिनेशन, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें 46 कैसे। जब नर और मादा मिला तो 46 और 46 92 हो जाना चाहिए, 92। ऐसा नहीं, क्योंकि पहले ही कहा दिया गया है कि नर में 46 और मादा में 46 होगा। तो यहाँ पे लड़का लड़की ना है तो 46 ही होगा। कैसे, देखिए इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन कहा जाता है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ एटोसोम का 22 यहाँ आ जाता है, भाग लेता है, और इधर मिल जाता है कितना, 22। तो ये 46 का जो 44 था, ये 44 का 22 यानी 22, और 44 का इसमें 22 क्या होता है, मिलता है। और इधर का एक सेक्स क्रोमोसोम और इधर का एक सेक्स क्रोमोसोम जो होता है एक एक करके यहाँ आता है, मिलता है। टोटल देखिएगा 44 और 22 और 1 टोटल हो जाता है 46। इस प्रकार लड़का हो चाहे लड़की हो, इधर का 23 और इधर का 23, 22 + 1 और 22 + 1, इस प्रकार जो लड़का हो चाहे लड़की हो 46 ही क्रोमोसोम रहता है। अब बात यह है कि ये 2 है, अगर नर में होगा तो XY होगा और मादा में जो होगा तो क्या होगा, X के रूप में होगा। यही निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की सेक्स डिटरमिनेशन में यही भाग लेता है। अब आ जाता है आंसर पर। ये तो हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज ले लिए, अब थोड़ा सा हम लोग आंसर में आ जाते हैं। पूछा गया था कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं। मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। एक विशेष लिंग निर्धारण, ये जो विशेष लिंग, ये 44 को छोड़कर अगर डायरेक्ट यहाँ आंसर करते तो हम समझा नहीं पाते, समझिएगा। तो लिंग गुणसूत्र जो होता है वो 2 होता है नर में और 2 होता है मादा में। तो ये होता है, एक होता है XX और एक होता है XY, ये होता है महिलाओं में, ये होता है नर में, आधार पर होता है। ठीक है, नर में XY क्लियर लिखा है गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। एकदम इसको अगर समझ गए हैं तो आप बना के भी लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि नर और मादा के संयोग से उत्पन्न संतान में लिंग का निर्धारण नर के गुणसूत्र से ही संभव है।
जो लिंग निर्धारण में ये जो नर वाला लिंग क्रोमोसोम है यानी सेक्स क्रोमोसोम है, यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, क्योंकि उसके पास तो वाई है ही नहीं, दोनों एक्स है। तो क्योंकि माता किसी भी परिस्थिति में नर शिशु को उत्पन्न कर ही नहीं सकती, नर शिशु को उत्पन्न करने के लिए वाई क्या करना चाहिए, वाई गुणसूत्र होना चाहिए, जो मादा में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि नर में एक्स वाई गुणसूत्र होने चाहिए। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स निषेचन क्रिया होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ होता है, अंडवाहिका में निषेचन। तो इधर का शुक्राणु और इधर का अंडाणु मिल रहा है। अब यदि पुरुष का एक्स लिंग निर्धारक गुणसूत्र मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स एक्स होगा, पुरुष का एक्स महिलाओं का एक्स, तो एक्स एक्स जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी, अगर एक्स एक्स दोनों का हो जाता है तो। और यदि पुरुष का वाई, क्योंकि पुरुष में वाई भी है लिंग गुणसूत्र, मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे एक्स वाई जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़का के रूप में होगा। ये आपका आंसर हो गया। और उसके बाद ये भी दीजिएगा आप एग्जाम हॉल में भी, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो हम अभी वर्णन किए उसका थोड़ा सा ये हम लोग क्या किए, चित्र के द्वारा दिखाएं। पिता यानी पुरुष का क्या है, एक्स वाई, माता यानी महिला कितना है, एक्स एक्स। अब क्या है कि अगर इस पिता का एक्स का संयोग अगर माता के एक्स के संयोग से होता है तो एक्स एक्स हो जाएगा, जो क्या होगा, लड़की हो जाएगा। अब एक्स का साथ अगर इधर का और एक एक्स है, एक्स के साथ एक्स जब भी मिलेगा तो क्या हो जाएगी, वो लड़की। फिर अगर ये y जो है, पिता के पास y है, ये पिता का y और इधर का जो x अगर मिलता है, वही बात लिखा था, तो ये XY यानी लड़का। और फिर ये y अगर फिर और x जो है इसके साथ मिलता है तो लड़का। फंडा ये है कि इसमें 2:2 रेशियो यानी 1/1 रेशियो होता है, वो हम लोगों को दिखाने का नहीं है, सिर्फ इतना समझने का है कि पिता का x जब माता का x के साथ मिलेगा, क्योंकि माता में तो x ही है सिर्फ, तो पिता का x अगर माता के x गुणसूत्र के साथ मिल जाता है तो लड़की होगी। और पिता का अगर y मिलता है माता के x के साथ तो XY, जिसके कारण वो लड़का होगा। तो इस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन में मुख्य रोल पिता का है यानी पुरुष का ही होता है, क्योंकि वो उसका जो एलोसोम क्रोमोसोम है वो XY फॉर्मेशन में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका पूरा ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बोले थे, इसका ये पूरा हम लोग आंसर लिख लेंगे और उसका ही थोड़ा सा ये वाला चित्र दे देंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।